नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे इंजीनियरिंग मार्वल की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, लेकिन शायद ही हम कभी उस पर ध्यान देते हैं। जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े बड़े इंजन्स, रॉकेट्स, मैसिव ब्रिजेस या कंप्यूटर चिप्स आते हैं। लेकिन सोचिए, इन सब बड़े स्ट्रक्चर्स को आपस में जोड़कर कौन रखता है? क्या वो वेल्डिंग है? क्या वो नट एंड बोल्ट है? या फिर वो एक ऐसी सदियों पुरानी टेक्नोलॉजी है जो आज भी हमारे सबसे एडवांस फाइटर जेट्स और स्पेस रॉकेट्स का सबसे अहम हिस्सा है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिवेट्स की। ये टॉपिक सुनने में शायद आपको मामूली लगे, एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा ही तो है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम डिजास्टर यानी कि टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक आइसबर्ग की वजह से नहीं, बल्कि इन्हीं छोटे छोटे रिवेट्स की खराब क्वालिटी की वजह से हुआ था, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि पेरिस का आईफिल टावर जो 130 सालों से खड़ा है, वो किसी सीमेंट या वेल्डिंग से नहीं बल्कि 2.5 मिलियन रिवेट्स की ताकत पर टिका है, तो इंजीनियरिंग का नजरिया ही बदल जाता है। आज की इस एग्जॉस्टिक वीडियो में हम रिवेट्स की दुनिया का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हम समझेंगे टाइटैनिक की फेलियर की मेटलर्जी, हम देखेंगे आईफिल टावर की कंस्ट्रक्शन का राज, और हम जानेंगे कि क्यों हवाई जहाज को आज भी वेल्ड नहीं किया जाता बल्कि रिवेट्स से जोड़ा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम मैन्युफैक्चरिंग की उस प्रोसेस को समझेंगे जहां सीएनसी टेक्नोलॉजी का यूज करके इन रिवेट्स को बनाया जाता है। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं या इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आज का ये सफर आपके लिए आंखें खोलने वाला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस डीप डाइव को और समझते हैं उस इनविजिबल फोर्स को जो हमारी दुनिया को टूटने से बचा कर रखती है। दोस्तों, 14 अप्रैल 1912 की रात नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का ठंडा पानी और दुनिया का सबसे बड़ा जहाज आरएमएस टाइटैनिक। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि टाइटैनिक एक ह्यूज आइसबर्ग से टकराया और डूब गया। ये कहानी सही है लेकिन अधूरी। मॉडर्न इंजीनियरिंग फॉरेंसिक्स ने इस कहानी में एक नया चैप्टर जोड़ा है जो सीधा हमारे टॉपिक से जुड़ा है, यानी कि रिवेट्स से। जब साइंटिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट ने टाइटैनिक के मलबे को ढूंढा और उसके पार्ट्स को ऊपर लाकर स्टडी किया तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। टाइटैनिक की बॉडी को बनाने के लिए 2000 स्टील प्लेट्स का इस्तेमाल हुआ था जो 3 मिलियन रिवेट से जुड़ी हुई थी। जब जहाज आइसबर्ग से टकराया तो आमतौर पर हम सोचते हैं कि आइसबर्ग ने लोहे की चादर को चीर दिया होगा, जैसे एक चक्कू कपड़े को फाड़ता है। लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स ने पाया कि ऐसा नहीं हुआ था। आइसबर्ग के कॉन्टैक्ट से प्लेट्स फटी नहीं थी, बल्कि प्लेट्स के बीच के सीम्स यानी कि जोड़ खुल गए थे। आखिर ये जोड़ खुले क्यों? क्योंकि उन्हें पकड़ कर रखने वाले रिवेट्स फेल हो गए थे। लेकिन क्यों? टाइटैनिक तो अनसिंकेबल था, उसमें तो बेस्ट मटेरियल यूज होना चाहिए था, राइट? यहाँ पर एंट्री होती है मटेरियल साइंस और मेटलर्जी। उस जमाने में शिप बिल्डर्स रिवेट्स बनाने के लिए रॉट आयरन का इस्तेमाल करते थे। रॉट आयरन बनाते वक्त आयरन को प्योरीफाई किया जाता था, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत स्लैग रह जाता था। स्लैग एक ग्लास लाइक सब्सटेंस है जो मेल्टिंग प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट होता है। अगर स्लैग की मात्रा कम हो और वो पूरे आयरन के अंदर फाइन थ्रेड्स की तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो तो वो आयरन को थोड़ी मजबूती देता है। लेकिन जब मेटलर्जिस्ट ने टाइटैनिक के रिवेट्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो वो हैरान रह गए। उन रिवेट्स में स्लैग का कॉन्सेंट्रेशन मॉडर्न स्टैंडर्ड से 3 गुना ज्यादा था। और सबसे बुरी बात ये थी कि ये स्लैग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, बल्कि बड़े बड़े स्ट्रिंगर्स या फिर पार्टिकल्स के रूप में जमा था। इसका इंजीनियरिंग इम्प्लीकेशन क्या हुआ? जब टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक के आइसी वाटर में ट्रैवल कर रहा था तब पानी का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के पास था। हाई स्लैग कंटेंट की वजह से रिवेट्स का मेटल डक्टाइल यानी कि लचीला रहने की बजाय ब्रिटल यानी कि कांच जैसा नाजुक हो गया। जब आइसबर्ग से इम्पैक्ट हुआ तो एक अच्छे क्वालिटी के रिवेट को स्ट्रेच होना चाहिए था, थोड़ा डिफॉर्म होना चाहिए था और इम्पैक्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहिए था। लेकिन इसकी बजाय टाइटैनिक के रिवेट्स अपनी ब्रिटलनेस की वजह से स्ट्रेच होने के बजाय पॉप हो गए। उनके हेड्स टूट कर गिर गए। जैसे ही रिवेट्स टूटे, हल प्लेट्स अलग हो गई और पानी तेजी से अंदर भर गया। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर रिवेट्स बेटर क्वालिटी के होते तो शायद शिप इतनी जल्दी नहीं डूबता और लोगों को बचाने का वक्त मिल जाता। अब टाइटैनिक की ट्रेजेडी से निकलकर हम चलते हैं पेरिस, जहां दुनिया का सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर खड़ा है, आईफिल टावर। गुस्ताव आईफिल का ये मास्टरपीस इंजीनियरिंग का एक
चमत्कार है और इसका पूरा वजूद रिवेट्स पर टिका हुआ है। आईफिल टावर देखने में एक सिंगल लंबा टावर लगता है, लेकिन असल में ये 18,000 अलग अलग मेटल पार्ट से बना है। इन 18,000 पार्ट्स को जोड़कर एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए इंजीनियर्स ने 25 लाख रिवेट्स का इस्तेमाल किया। सोचने वाली बात है, 25 लाख रिवेट्स। अगर एक रिवेट को लगाने में 5 मिनट भी लगे तो टोटल टाइम कितना लगेगा। आज के दौर में हम न्यूमेटिक रिवेट गन यूज करते हैं जो ठंडे रिवेट्स को भी सेट कर देती है, लेकिन 1887 और 1899 में जब आईफिल टावर बन रहा था तब हॉट रिवेटिंग का यूज होता था। ये प्रोसेस अपने आप में एक परफॉर्मेंस आर्ट था। इस प्रोसेस को डिटेल में समझना हर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो प्रोसेस कुछ ऐसा होता था, कंस्ट्रक्शन साइट पर स्ट्रक्चर के पास ही छोटी सी भट्टी रखी जाती थी। एक टीम में 4 लोग होते थे। पहला आदमी होता था द हीटर। इसका काम था रिवेट को भट्टी में डालकर तब तक गर्म करना जब तक वो चेरी रेड या फिर व्हाइट हॉट ना हो जाए। दूसरा बंदा होता था कैचर। हीटर गर्म रिवेट को चिमटी से निकालता और हवा में उछालता था। कैचर जो स्ट्रक्चर के ऊपर बैठा होता था वो उस रिवेट को एक मेटल बकेट या कोन में कैच करता था। फिर आता है टीम का तीसरा आदमी, द होल्डर अप। ये वर्कर रिवेट को बकेट से निकालकर होल में इंसर्ट करता था और पीछे से एक भारी डॉली या बार से दबा कर रखता था ताकि रिवेट बाहर ना निकले। एंड देन चौथा आदमी आता है द बाशर। दूसरी तरफ से चौथा वर्कर एक हैवी हैमर या न्यूमेटिक हैमर से रिवेट के शैंक को स्ट्राइक करता था। गर्म होने की वजह से मेटल सॉफ्ट होता था और हैमर की चोट से वो फैल कर एक नया हेड बना देता। अब इस प्रोसेस का असली मैजिक तब शुरू होता है जब रिवेट ठंडा होता है। फिजिक्स का रूल है, चीजें गर्म होने पर फैलती हैं और ठंडे होने पर सिकुड़ती हैं। जब रिवेट गर्म होता था तब वो एक्सपैंडेड स्टेट में था। जैसे ही वो ठंडा हुआ उसने अपनी लेंथ कम करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उसके दोनों तरफ हेड बने हुए थे वो फिजिकली छोटा नहीं हो सकता। इस कोशिश में रिवेट ने दोनों स्टील प्लेट को जबरदस्त ताकत से एक दूसरे की तरफ खींचा। इस क्लैंपिंग फोर्स ने आईफिल टावर के जॉइंट्स को इतना स्ट्रांग बना दिया कि वो आज तक तेज हवाओं और टेम्परेचर चेंजेस को झेल रहा है, वो भी बहुत आराम से। देखो, वेल्डिंग में मेटल फ्यूज होता है, लेकिन रिवेटिंग में ये क्लैंपिंग फोर्स फ्रिक्शन क्रिएट करती है जो लोड को ट्रांसफर करती है। आईफिल टावर सिर्फ 20 सालों के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इन रिवेट्स की रिलायबिलिटी और रेगुलर मेंटेनेंस की वजह से ये आज भी 130 साल बाद शान से खड़ा है। हर साल इंजीनियर्स रिवेट्स को इंस्पेक्ट करते हैं और अगर कोई कोरोडेड लगता है यानी कि किसी रिवेट पे जंग लगा हुआ है तो उसे रिप्लेस किया जाता है। यह हमें बताता है कि एक अच्छा डिजाइन तभी सक्सेसफुल होता है जब उसमें मेंटेनेंस की सुविधा हो जो हमें रिवेट्स देती है। हमने हिस्ट्री और एप्लीकेशंस देख लिए, अब थोड़ा सा टेक्स्ट बुक इंजीनियरिंग पर आते हैं। आखिर एक रिवेट काम कैसे करता है, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है। एक रिवेट दिखने में एक मशरूम जैसा होता है। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हेड, ये वो हिस्सा है जो पहले से बना होता है और शीट के ऊपर रहता है। दूसरा होता है शैंक, ये सिलेंड्रिकल रोड होती है जो होल के अंदर जाती है। एंड तीसरा टेल, ये शैंक का एंड होता है। जब हम रिवेट को ठोकते हैं तो ये टेल फैल कर एक नया हेड बना देती है जिसे हम शॉप हेड या फिर बक टेल कहते हैं। जब एक रिवेट इंस्टॉल किया जाता है तो शैंक होल के अंदर एक्सपैंड करता है। ये इंटरफेरेंस फिट क्रिएट करता है, मतलब रिवेट होल से थोड़ा बड़ा हो जाता है। यही वजह है कि रिवेट वाइब्रेशन प्रूफ होते हैं। बोल्ट वाइब्रेशन से ढीले हो जाते हैं, लेकिन रिवेट परमानेंट डिफॉर्म हो चुके हैं, वो घूम नहीं सकते। रिवेट सिर्फ एक तरह के नहीं होते। जैसे हर काम के लिए अलग टूल होता है, वैसे हर इंडस्ट्री के लिए अलग रिवेट्स होते हैं। चलिए इनके मेजर टाइप्स को डिटेल में समझते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया बदल रही है। चाहे वो रिवेट्स हो या स्क्रूज हो या इंजन का पिस्टन, हर चीज के पीछे सीएनसी का हाथ होता है। आज की इंडस्ट्री में अगर आपको सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं आती तो आपका स्किल सेट अधूरा है। डिजाइन इंजीनियर्स को पता होना चाहिए कि जो रिवेट वो डिजाइन कर रहे हैं वो सीएनसी मशीन पर बनेगा कैसे। प्रोडक्शन इंजीनियर को पता होना चाहिए कि उसे बनाया कैसे जाएगा। एंड क्वालिटी वाले को पता होना चाहिए कि मशीनिंग के बाद रिवेट को चेक कैसे किया जाए। तो अगर आप भी सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो एंड इसमें आगे बढ़ना चाहते हो तो इन फंडामेंटल्स को सीखने के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए मेरा सीएनसी टर्निंग का पहला ऑनलाइन कोर्स, जो आपको मेरी वेबसाइट macaveda.com पे मिल जाएगा। ये एक फुल फ्लैज ऑनलाइन कोर्स है उनके लिए जो सीएनसी टर्निंग को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं। इसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल की चीज़ें सिखाऊंगा विद द सिमुलेटर। ये कोर्स प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आता है, इसलिए इसमें टाइम का कोई झंझट नहीं है। आप घर बैठे बैठे कहीं से भी कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। तो अभी मेरी वेबसाइट पे जाके कोर्स चेकआउट जरूर करें। आप कोर्स खरीदने से पहले कोर्स का पूरा क्लास वाइज सिलेबस भी देख सकते हैं और इसके अलावा आप मेरी मैकवेदा सीएनसी क्लासेस की एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए टाइप्स ऑफ रिवेट्स पे वापस आते हैं। सबसे पहले आती है सॉलिड रिवेट्स।
ये सबसे बेसिक और सबसे पुराने रिवेट्स हैं जो हमने टाइटैनिक और आईफिल टावर में देखे। इनका शैंक सॉलिड होता है, इन्हें लगाने के लिए दोनों तरफ एक्सेस चाहिए। एक तरफ से रिवेट गन मारती है, दूसरी तरफ से बकिंग बार पकड़ा जाता है। एरोस्पेस में, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में, ब्रिजेस में जहां मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए वहां पे सॉलिड रिवेट ही लगेगा। नंबर 2 पे आता है ब्लाइंड रिवेट्स या फिर पॉप रिवेट्स। ये शायद सबसे रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन है फास्टनिंग की दुनिया में। इसका नाम ब्लाइंड इसलिए है क्योंकि इसे लगाने के लिए आपको ब्लाइंड साइड देखने की या फिर उसे एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इमेजिन कीजिए आप एक स्क्वायर पाइप के ऊपर कुछ जोड़ना चाहते हैं, आप पाइप के अंदर हाथ नहीं डाल सकते बकिंग बार पकड़ने के लिए, वहां ब्लाइंड रिवेट काम आता है। इस रिवेट के बीच में एक पतली रोड होती है जिसे मैंडल कहते हैं। जब आप रिवेट गन का ट्रिगर दबाते हैं, गन मैंडल को खींचने लगती है। मैंडल का हेड रिवेट की बॉडी को अंदर से फुलाता है। जब फोर्स एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो मैंडल टूट जाता है और पॉप की आवाज आती है, इसलिए इसे पॉप रिवेट भी कहते हैं। इंडिया में बसेस की बॉडी बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर प्लेट्स और घर के रिपेयर्स में यही रिवेट यूज होती है। फिर आती है तीसरे नंबर पे ट्यूबुलर एंड सेमी ट्यूबुलर रिवेट्स। इन रिवेट्स का एंड थोड़ा खोखला होता है। सॉलिड रिवेट्स को ठोकने के लिए बहुत फोर्स चाहिए। अगर हम लेदर, प्लास्टिक या पतली शीट मेटल ज्वाइन कर रहे हैं तो इतना फोर्स मटेरियल को फाड़ देगा। ट्यूबुलर रिवेट्स को कम फोर्स से रोल करके सेट किया जा सकता है। ये ज्यादातर शूज, बैग्स, ब्रेक लाइनिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। नंबर 4 पे आती है स्प्लिट रिवेट्स। इनकी बॉडी 2 हिस्सों में फटी हुई होती है। इनको यूज किया जाता है सॉफ्ट मटेरियल्स जैसे लकड़ी या प्लास्टिक में। जब इन्हें ठोका जाता है, टेंजन फैल कर मटेरियल में ग्रिप बना लेती है। उसके बाद आती हैं फ्लश रिवेट्स, एरोडायनेमिक्स का किंग। अगर प्लेन की बॉडी पर रिवेट्स के सर बाहर निकले रहेंगे तो हवा का ड्रैग बढ़ जाएगा, प्लेन स्लो हो जाएगा और फ्यूल ज्यादा पिएगा। तो शीट में काउंटर सिंकिंग करके एक कोन शेप बनाया जाता है ताकि रिवेट का सर शीट के लेवल में आ जाए। हाथ फेरने पर आपको रिवेट फील ही नहीं होगा। तो ये रिवेट हमारे ज्यादातर एरोस्पेस में ही यूज होते हैं। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा रिवेट इतिहास बदल सकता है। टाइटैनिक के डूबने से लेकर आईफिल टावर के खड़े रहने तक और रोजाना हजारों फ्लाइट्स के सेफ लैंड करने तक रिवेट्स का रोल हमेशा बहुत ज्यादा रहा है। हमने सीखा कि इंजीनियरिंग सिर्फ बड़े डिजाइन्स के बारे में नहीं है, इंजीनियरिंग डिटेल्स के बारे में है। एक सही मटेरियल का चुनाव, एक सही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और एक सही फास्टनर का सिलेक्शन, यही फर्क होता है एक डिजास्टर और एक मास्टरपीस के बीच। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, अपने मैकेनिकल इंजीनियर दोस्तों के साथ शेयर करें और मैकविदा को सब्सक्राइब करें। बाकी मेरी वेबसाइट macvida.com या मेरी एंड्रॉयड ऐप मैकविदा CNC क्लासेस पे जाके मेरे कोर्स चेकआउट जरूर करें। कोर्स लेना नहीं लेना बाद की बात है, एटलीस्ट उसे एक्सप्लोर करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।